नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्रिया का अध्ययन करते हैं। देखिए, विकारी शब्द है वो आपके चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और जो चौथा होता है वो होता है आपके क्रिया। 10वीं कक्षा के जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें विकारी शब्दों में केवल क्रिया को ही पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो हम संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का अध्ययन न करके क्रिया के अध्ययन करते हैं। देखिए, क्रिया हालांकि अब देखा जाए तो हिंदी है वो सोर्स यानी अपभ्रंश भाषा से निकली है और अप्रत्यक्ष रूप से हम हिंदी का जो उद्गम है वो संस्कृत से मानते हैं। तो ये जो क्रिया शब्द है, ये क्रिया भी कहीं ना कहीं वो आपके संस्कृत से ही निकली हुई मानी जाती है। देखिए, क्रिया को आपके अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं और संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। अब जो संस्कृत में धातु होती है उन्हें हम हिंदी में क्या क्रिया कहते हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि संस्कृत में जो धातु होते हैं उन्हें एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना पड़ता है और उसके बाद में वो क्रिया का रूप धारण करता है। अब वो विशेष प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, संस्कृत की जो धातु होती है और धातु के अंत में एक प्रत्यय कौन सा होता है? ना प्रत्यय। ना प्रत्यय के मेल से जो शब्द बनता है उस शब्द को हम किसके नाम से संबोधित करते हैं? क्रिया के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे यहाँ एक धातु है आपके, चल है, पद है और लिख, ये आपकी क्या है? धातु है। अब जैसे इनके साथ में ना प्रत्यय लगा दिया जाता है तो चल से चलना होता है, पद से आपके पढ़ना और लिख से क्या होता है? लिखना। तो अब देखिए, वापस ध्यान से सुनिए, क्रिया ये संस्कृत के धातु से ना प्रत्यय लगने से आपके क्रिया का निर्माण होता है, जिन्हें अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। देखिए, क्रिया की परिभाषा हम यहां जानते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? विकारी शब्द। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। और बहुत सारी गाइडों में, बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि वाक्य में जिन शब्दों से किसी कार्य को होना है, पाया जाने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो क्या आपके इस चलना, पढ़ना या लिखना से किसी कार्य के होने का बोध नहीं हो रहा है? होता है। तो आपकी जो उनकी जो एक परिपूर्ण परिभाषा है, परिभाषा यही है कि आपके जिस शब्द से या जिस विकारी शब्द से किसी कार्य के करने या होने या पाए जाने का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो इनकी जो एक परिभाषा है, परिपूर्ण परिभाषा है, उस परिभाषा को आप लिख लीजिए कि जिस विकारी शब्द से क्रिया की आप परिभाषा लिखे, परिभाषा में लिखो, जिस विकारी शब्द से किसी कार्य के होने या पाए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। ये जो क्रिया शब्द है ये वाक्य में प्रयुक्त भी हो सकता है और अकेला भी आ सकता है। इस कारण से इनकी जो परिपूर्ण जो परिभाषा होती है यही होती है कि जिस विकारी शब्द से किसी कार्य के होने या पाए जाने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कहीं पर इसको वाक्य के रूप में भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये परिपूर्ण परिभाषा नहीं है, क्योंकि क्रिया शब्द है आपके जो क्रिया है वो एक शब्द के रूप में भी आ सकती है। जैसे पूछा जाए कि पढ़ना है, इसमें कौन सी क्रिया आक्रामक या सकर्मक के रूप में भेद में पूछा जाता है, तो वैसी सकर्मक क्रिया होती है। तो इनकी जो परिपूर्ण परिभाषा है कि जिस विकारी शब्द से किसी कार्य के होने या पाए जाने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो अब हम उनकी क्रिया के भेद के बारे में बात करते हैं। देखिए, क्रिया के भेद या प्रकार। क्रिया के जो भेद या प्रकार है वो 3 तरह से किए गए हैं। पहला है आपके कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया भेद। कर्म के आधार पर
क्रियाभेद। जो दूसरा है वो आपके है प्रयोग एवं रचना के आधार पर, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रियाभेद। और जो तीसरा है वो आपके कौन सा है, काल के आधार पर क्रियाभेद, काल के आधार पर क्रियाभेद। 10th बोर्ड के जो पेपर में क्रिया के संबंध में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि क्रिया को परिभाषित करते हुए उनके भेदों के नाम लिखिए। तो ये आपकी एक परिभाषा है, और भेद अगर पूछा जाता है, सीधा क्रिया के भेद पूछे जाते हैं, तो आपके 3 आधार देने पड़ेंगे। एक तो कर्म के आधार पर क्रियाभेद, दूसरा प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रियाभेद, और जो तीसरा होता है वो आपको कौन सा होता है, काल के आधार पर क्रियाभेद। लेकिन यहाँ जो आपके पहला भेद दिया गया है कर्म के आधार पर क्रियाभेद, ये अधिकांश है वो कर्म के आधार पर ही क्रियाभेद पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कर्म के आधार पर क्रियाभेद को स्पष्ट कीजिए। तो कर्म के आधार पर आपके क्रियाभेद 2 होते हैं, एक सकर्मक होता है और एक अकर्मक। और दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदाहरण दिया जाता है और उसमें क्या कर्म के आधार पर क्रियाभेद बताते हुए उन्हें परिभाषित कीजिए। तो आज हम है वो कर्म के आधार पर क्रिया को पढ़ते हैं। तो देखिए कर्म के आधार पर हम क्रिया को पढ़ते हैं। कर्म के आधार पर क्रियाभेद, कर्म के आधार पर क्रियाभेद। देखिए कर्म के आधार पर क्रियाभेद 2 प्रकार की होती है क्रिया कर्म के आधार पर, एक अकर्मक क्रिया और जो उनका दूसरा भेद होता है वो होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब क्रिया के संबंध में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आप ध्यान से सुन लेना। पहला तरीका तो ये होता है कि क्रिया की परिभाषा पूछ ली जाती है और उनके भेदों के बारे में, जिनको हमने पढ़ लिया कि जिस विकारी शब्द से किसी कार्य के होने या पाए जाने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया के 3 भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रियाभेद, दूसरा प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रियाभेद, और तीसरा है वो काल के आधार पर क्रियाभेद। अब दूसरा आपके जो तरीका है क्वेश्चन पूछा जाने का वो कर्म के आधार पर क्रियाभेद को स्पष्ट कीजिए। तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। अब इनका हम आगे अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में जो तीसरा तरीका होता है वो आपकी ये होता है कि या तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा पूछी जाएगी और उनके उदाहरण पूछे जाएंगे, या सकर्मक क्रिया की परिभाषा पूछी जा सकती है और उनके उदाहरण पूछे जाएंगे। और जो चौथा तरीका होता है जो अंतिम है, जो अधिकांश मनोनी आने की संभावना बनती है कि आपके एग्जाम के अंदर वाक्य दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कर्म के आधार पर इसमें कौन सी क्रिया है और उन्हें परिभाषित कीजिए। हालांकि जो इनकी परिभाषा पूछी जाती है तो वो तो आसान है क्योंकि इनकी परिभाषा है इनके शब्द में ही निहित है। लेकिन अगर आपके वाक्य पूछा जाता है तो उनमें आपको अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं को अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो अब हम आज अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया को परिभाषित करते हैं। देखिए अकर्मक क्रिया एक होता है अ और दूसरा कर्म, इन दोनों का अपन है परिभाषा शब्द के माध्यम से समझते हैं। और दूसरा सकर्मक में एक स और दूसरा होता है आपके कर्म। यहाँ आपके स उपसर्ग और कर्म मूल शब्द है और यहाँ अ उपसर्ग और इसमें कर्म है वो मूल शब्द है। अ का अर्थ होता है नहीं, ये हमने कई बार पढ़ा है। अ उपसर्ग का प्रयोग है वो हमेशा मतलब नहीं के रूप में ही किया जाता है। और दूसरा स है, इनका अर्थ होता है साथ या सहित। क्या होता है? साथ या सहित। अब इनका देखो शाब्दिक अर्थ देखिए, अकर्मक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म नहीं हो या कर्म रहित। इन्हें दूसरे शब्दों में हम कर्म रहित कह सकते हैं, कर्म रहित। कर्म रहित क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक। ये शाब्दिक इनका अर्थ ये होता है कि कर्म रहित क्रिया अकर्मक क्रिया होती है और कर्म सहित क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया। इनको आप परिभाषा शब्द के आधार पर निकालिए। इन दोनों की जो शब्द है शब्दों के आधार पर भी ले सकते हैं कि कर्म रहित क्रिया अकर्मक और कर्म सहित क्रिया सकर्मक। मतलब ऐसी क्रिया जिनका प्रभाव है वो अगर कर्म पर पड़ता है
तो वो आपकी कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिनका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है, वो क्रिया कौन सी होती है? आकर्मक क्रिया। देखिए किसी भी वाक्य की संरचना को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ आप देखिए उनमें मुख्यतः तीन आपके पद होते हैं। एक तो होता है कर्ता, क्रिया को संपादित करने वाले पद को आप क्रिया कहते हैं, सॉरी कर्ता कहते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है वो आपके कर्म, क्रिया का प्रभाव जिस कारक पर पड़ता है या जिस पद पर पड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और उसके बाद में आपके होती है क्रिया। ये अधिकांश है और उनके साथ में कई और होते हैं तो पूरक शब्द के रूप में हिंदी व्याकरण में लिया जाता है। लेकिन किसी भी वाक्य की संरचना के लिए कर्ता, कर्म या क्रिया, इनको अब यहाँ समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखिए कोई भी, जैसे हम प्रतिज्ञा करते हैं तो हम जैसे यह हाथ लंबा करते हैं तो इस हाथ का प्रभाव हमारे आगे या मेरे आगे जो व्यक्ति खड़ा होगा उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्रिया के पास में जो होगा, जो पद है उनके ऊपर अपना क्रिया है प्रभाव छोड़ती है या प्रभाव देती है। अब देखिए अगर माना कि कर्म नहीं है तो क्रिया का प्रभाव किस पर आएगा? कर्ता पर आएगा। और अगर कर्म है तो क्रिया का प्रभाव किस पर रहेगा? कर्म पर रहेगा। अर्थात यह कहने की आवश्यकता है कि क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़ता है तब उस स्थिति के अंदर रहेगी सकर्मक क्रिया, और क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है तो उस समय रहेगी आकर्मक क्रिया। अर्थात कहने का आशय है कि आकर्मक क्रिया के अंदर कर्म होता नहीं है, कर्म विहीन क्रिया होती है, और सकर्मक के अंदर आपके क्या होगा? कर्म साथ में रहेगा। वह क्रिया जिसका प्रभाव आपके कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक, और जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो होती है अकर्मक। इन्हें एक सामान्य शब्दों में समझने की है कि कर्म विहीन क्रिया आपके एक ही लाइन में आप समझ लीजिए, कर्म विहीन क्रिया अकर्मक और कर्म सहित क्रिया सकर्मक। ये तो इनकी सामान्य परिभाषा है। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर वाक्य पूछा जाता है कि अब यहाँ कौन सी क्रिया है, तब उनको समझने के 5 बिंदु होते हैं। उन बिंदुओं का हम आज अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हमें सकर्मक और आकर्मक क्रिया की पहचान करनी है। तो देखिए मैं बहुत सारे उदाहरण दे रहा हूं सकर्मक एवं आकर्मक क्रिया के। हालांकि इनकी परिभाषा आप लिख लीजिए, बाद में इनका उदाहरण का अध्ययन करते हैं। देखिए पहले है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसके व्यापार का फल कर्ता पर, वह क्रिया जिसके व्यापार का फल कर्ता पर होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये इनकी परिभाषा लीजिए और दूसरी परिभाषा आप ले लीजिए आपके बिल्कुल एक सामान्य है। कर्म रहित क्रिया को कर्म रहित क्रिया अकर्मक कहलाती है। अकर्मक कहलाती है। वापस देखिए कि वह क्रिया जिसके व्यापार का फल कर्ता पर होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात है कि कर्म रहित क्रिया है वो आपके अकर्मक क्रिया होती है। इनकी सामान्य से एक परिभाषा है। उसके बाद में दूसरी जो आपकी क्रिया वेद दिया गया है कर्म के आधार पर, वो सकर्मक क्रिया है। हालांकि इनका अभी हमें परिचयात्मक ढांचा पढ़ रहे हैं। उसके बाद में अकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के भी भेद है, वो हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे। लेकिन अब यहाँ सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए, बिल्कुल इनके विपरीत रहेगा। सर्व क्रिया कर्म के साथ में वह क्रिया जिसके व्यापार का फल कर्म पर होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इन्हें दूसरे शब्द में कि कर्म सहित क्रिया सकर्मक कहलाती है। सकर्मक
कहलाती है। बिल्कुल आकर्मक क्रिया के विपरीत, परिभाषा दोनों की बिल्कुल विपरीत होती है। एक वो कर्ता के साथ जहां कर्म नहीं रहेगा, और उसके बाद में दूसरी जिनके साथ में कर्म होता है। कर्म रहित क्रिया कर्मक, और कर्म सहित क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए, हमें अकर्मक एवं सकर्मक इन दोनों की पहचान करनी है। एग्जाम में आपके अधिकांश है वो वाक्य ही पूछा जाता है। एग्जाम में वाक्य दिया जाएगा और उसमें आपको पूछा जाएगा कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताते हुए उन्हें परिभाषित कीजिए। तो आपके सकर्मक और अकर्मक इन दोनों की पहचान करनी है। तो पहचान करने के लिए हम सबसे पहले किसकी मतलब एक कर्म को देखना है कि वाक्य के अंदर अगर कर्म है या नहीं है। कर्म है तो वो क्रिया आपके सकर्मक रहेगी, और कर्म नहीं है तो वो क्रिया कौन सी रहेगी? अकर्मक रहेगी। तो कर्म की जो पहचान है वो हम आने वाली वीडियोज में करेंगे। धन्यवाद।